लाइट चालू है ना उधर का? ठीक। बच्चों में दांतों की सड़न की सीरीज में आज हम फीडिंग एट स्लीप टाइम या फीस्ट के बारे में बात करेंगे और कनेक्ट करेंगे टीथर्ड ओरल टिश्यू कैसे अर्ली चाइल्डहुड केरीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर सामने आ रहा है। आज हमारे साथ एक मदर हैं जिनके साथ हम ये सारी एक्सपीरियंस लेंगे। मैम, सबसे पहले जो चेकअप करने के बाद क्वेश्चंस मेरे आ रहे हैं और जो हमने ऑलरेडी सारी चर्चा करी है, तो जो देखने में सबसे इम्पोर्टेंट ये आ रहा है कि जो बेबी है वो एक तो आपने लेट प्लान किया, मतलब एक पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में काफ़ी टाइम था, तो लेट प्रेगनेंसी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। जब हमें मिडलाइन स्ट्रक्चर्स जो है, जिसमें कि मेरे और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की जो फील्ड है उससे संबंधित जो टंग टाई और लिप टाई की बात हम करते हैं, तो ये वहाँ पे इंसिडेंस ज़्यादा देखने में आते हैं। तो एक तो ये कि 40s के बाद आपने सेकंड बेबी आया है ये और उसको ये सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे और कोई इश्यूज रहे? नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम कोई नहीं, बस पैरों में थोड़ा सा दर्द। डायबिटीज हो जाना या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ऐसा कुछ? नहीं, ये नॉर्मल ही था। और पानी कम हो गया था ऐसा हाँ, आपने बताया था, हाँ, तो वो थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बताइए। प्रेगनेंसी के टाइम लास्ट जो 9 मंथ था उसमें पानी कम हो गया था। ठीक है, तो और फिर सिजेरियन प्लान किया था। हाँ, तो उसमें क्या बच्चे को क्या कई बार क्या फीटल डिस्ट्रेस भी होता है, जैसे कि बस सूख जाता है पानी आसपास तो बच्चा घबराहट में भी रहता है, जिसको फीटल डिस्ट्रेस बोलते थे, ऐसा भी कुछ गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था? हाँ, है ना? उन्होंने तो बोला उसी था, वजह से इमरजेंसी सीजर सेक्शन सीजर करके करना पड़ेगा। डिलीवरी ली गई थी। तो कितने हफ्ते में, ये कितने महीने में हुई थी? ऑलमोस्ट समय तो आ ही गया था आपका। हाँ, टाइम पूरा हो गया था कंप्लीट। मुझे एक दिन में जिस दिन सोनोग्राफी कराई उसी दिन बताया कि आपको पानी कम हो गया पानी है, कम लो हो गया और एमनियोटिक अभी फ्लूइड। इसी वक्त आपको सीजर करना पड़ेगा। लो एमनियोटिक फ्लूइड उसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं। तो बच्चे का वजन कितना था? 3.8। 3.8। हाँ, वजन अच्छा था। अच्छा। डायबिटीज नहीं थी? श्योर? नहीं। ठीक है। और उसके बाद जो स्तनपान सबसे पहला जिस पे हम लैक्टेशन सपोर्ट पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें हम हमेशा एम्फेसिस करते हैं कि लैक्टेशन जो फीडिंग का प्रोसेस है वो बच्चे का स्टार्ट पहले घंटे में हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर फोकस देते। तो मैं आपसे फीडिंग हिस्ट्री ले रहा हूँ एक तरीके से, और फिर हम जानेंगे कि कैसे वो हमारे लिए आगे आके आज इतनी ज़्यादा कैविटीज़ हैं और बच्चा अभी सिर्फ 2.25 साल 2.5 साल का है और ऑलमोस्ट साल भर पहले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही दांत आए वैसे ही प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो हम अभी फोकस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो 1 साल से छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें हम देखें और उनको कैविटीज से बचाएं। तो ये सारी चीज़ें आउटकम हम इस वीडियो से लेने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि फीडिंग हिस्ट्री क्या रही? आप क्या स्तनपान करा पाए थे पहले घंटे में, पहले दिन? नहीं, 3 दिन नहीं कराया हमने। 3 दिन स्तनपान नहीं करा पाए? नहीं करा पाए। इसके कारण जान सकते हैं? पहले तो अपन को फीडिंग के लिए उतना हुआ ही नहीं कि मतलब दूध नहीं बना। और उसके बाद फिर उसको मुझे जो स्टिच थे तो उनमें भी पर्स पड़ गया था कि तो उसके कारण भी फिर उसको फीडिंग भी नहीं करा पा रही थी, पोजीशन में भी नहीं ले पाया, पोजीशन में भी नहीं ले पा रही और थी। थोड़ा सा आपका मनोबल भी डाउन था। हाँ, क्योंकि तकलीफ भी हुई क्योंकि थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे पर्स पड़ गया तो ऐसा नहीं होगा कभी बच्चे को भी इन्फेक्शन हाँ, चला इन्फेक्शन जाए। ठीक है, 3 दिन के बाद कैसा स्तनपान शुरू हुआ? कम ही था, फीडिंग तो उसको हो ही नहीं पा रहा था ढंग से, उसका पेट नहीं भर पाता था। तो फिर नेक्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट या बच्चों के डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? उन्होंने पैकेट का बोला था दूध देने को, फॉर्मूला मिल्क। हाँ, फॉर्मूला मिल्क, पर हमने वो नहीं दिया था, गाय का जो हमारी मम्मी ने बताया, ऊपर से गाय का दूध आपने दिया, उसको चम्मच से पिलाया, पेट नहीं भरा रहा, चम्मच से आपने पिलाया। बॉटल फीड कब से शुरू करी? फिर वो कैसे आपको राय मिली और कैसे आप कब से शुरू करी आपने? एक दिन अपन ने चम्मच से पिलाया, उसका पेट नहीं भरा, रोना कंटिन्यू रहा, दूसरे दिन से फिर अपन ने बॉटल दिया, बॉटल फीड पूरा करना शुरू कर। हाँ, अच्छा, बॉटल से भी फीड करता था तो एक बार में बहुत अच्छे से पी लेता था कि बार बार पीता था? बार बार थोड़ा थोड़ा, एक बार में वो अभी भी नहीं पीता है, अभी भी नहीं पी पाता। हाँ, ठीक है, तो बॉटल फीडिंग ऑलमोस्ट पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी, और ये कब तक चली?
ये अभी 2.5 साल तक। अभी 2.5 साल का है, अभी भी अभी फीडिंग भी बॉटल से ले रहे हैं ये, है ना। और इसके बाद जैसे इनकी इम्यूनिटी या ऊपर का जो खाना अपन 6 महीने पे शुरू करते हैं वो कैसा रहा? स्टार्टिंग में 6 महीने का जब था, जब तो खाता था, हम्म, पर जैसे ही बड़ा होते जा रहा है हम्म, तो खाना सब छोड़ते जा रहा है। हम्म। अब तो वो मिर्ची भी नहीं खा पाता, पहले वो खा लेता था थोड़ा हल्का। इसका कारण क्या समझते हैं अपन कि शायद 6 महीने की उम्र से साल भर तक उसने अच्छा भोजन हाँ, स्टार्ट किया, फिर साल भर के बाद उसका खान पीन जो है वो सब जो टेक्सचर है या जो कहेंगे कि हार्ड फूड है या मिर्च मसाले वाला जो भी फूड है वो लेने से उसने इनकार या किनारा करते गया वो। हाँ। इसका क्या कारण समझते हैं अपन? उसको माउथ में ही प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, हम्म, या तो वो उसको चरखा लगता है, दांतों में प्रॉब्लम है, ठंडा लगता है, कुछ खट्टी चीज दो तो भी उसको वो नहीं है, मीठा दो, मतलब ज्यादा मीठा दो तो वो भी नहीं खाना, हल्का मीठा और गुनगुना पानी, ऐसे सब चीजें लेता है। अच्छा, मुंह खोल के भी सोते हैं ये? हाँ, मुंह खोल तो कर। ये शुरू से बचपन से ही मुंह खोल के सोते हैं? नहीं, बचपन से नहीं, ये सारी चीजें तो अभी दिख रही हैं 1 आध साल से। 1 आध साल से। हाँ। जैसा कि हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी जो फिजिशियन की है, पीडियाट्रिशियन की, हीमोग्लोबिन भी कम है, विटामिन के भी इनका ऑलमोस्ट लोअर साइड पे है, और भी समस्याएं जो हैं जैसे पैर दुखना है, ऐसी हाँ। समस्याएं भी इनको हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हम जो कनेक्ट करेंगे वो बोलेंगे सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। जो स्तनपान है वो सही से नहीं हो पाना, देखिए आप कोरिलेशन करने की बहुत अच्छी यहाँ पे लिया है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप हमारे साथ इस चर्चा में हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ लर्निंग आएगी, जैसा कि अब मैं बारी बारी समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो दिक्कत वाली बात बनी वो ये हुई कि डिलीवरी के तुरंत बाद आप फीड नहीं करा पाए, ठीक है। तो मैं सभी को एम्फेसिस करूँगा कि नेचुरल बर्थिंग की टेक्निक्स की तरफ जाएं। बच्चा जब नेचुरल डिलीवर होता है तो माता का भी हार्मोनल सिस्टम पूरा ऐसा काम करता है कि वो स्तनपान के लिए रेडी होती है, ठीक है। उसमें नशे का भी जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका असर बच्चे पे भी रहता है, बच्चा भी सोते रहता है 4-5 घंटे और माँ भी उस पोजीशन में नहीं आ पाती है। तो शुरुआती हफ्ते में जब जब बच्चे लैच की डिफिकल्टीज के साथ आ रहे हैं वहाँ हमारे साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि उन बच्चों की मदर को सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको कि पेरेंट्स को लेना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, गर्भ संस्कार है, या इसके बारे में अधिक जानकारी गायनेकोलॉजिस्ट से आप करिएगा, लेकिन इनका कोरिलेशन एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर था वो सिजेरियन डिलीवरी, उससे पहले भी फीटल डिस्ट्रेस, लो एमनियोटिक फ्लूइड, उस वजह से भी बच्चा घबराता है और ये सारी कंडीशंस बैठती हैं। बच्चा फीड करने में भी कॉम्प्रोमाइज रहता है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी वो अपने होश में इतने अच्छे से नहीं आ पाता है। तो जब बच्चा डिलीवरी के बाद माता भी होश में रहे अच्छे से और बच्चा भी होश में रहे तो स्तनपान बहुत अच्छे से हो पाता है, जिसको हम जो पहले घंटे में पीला गाढ़ा दूध देने की बात बोलते हैं, वहीं से इम्यूनिटी बनती है, ठीक है। और उसी से साथ एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती जाती हैं जो कि बच्चे में आपके साथ दिक्कतें आई, ठीक। दूसरी बात हुई कि 3 दिन बाद फीडिंग मिली। इस बीच में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को, आपके पीडियाट्रिशियंस को ये चाहिए था कि वो सपोर्ट उसको अरेंज करें। फॉर्मूला मिल्क कतई भी रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर किसी माता बहना को अगर दूध नहीं भी बन रहा है तो वो कहीं से भी ह्यूमन मिल्क अरेंज करे। ऐसी बहुत सारे सोशल कनेक्शंस कर सकते हैं जहाँ पे आपके आस पड़ोस में या कहीं पे भी वो माता जिसको दूध की बहुतायत है वो बच्चे के लिए वहाँ से आप दूध ले सकते हैं, लेना चाहिए, वही पहला विकल्प होना चाहिए। दूसरा, माता को मिल्क अच्छा बने इसकी योजना भी जो है गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से करनी चाहिए। उसको फैमिली सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ वो चीज़ रिगेन करनी चाहिए, जिसको हम मैटरनल मिल्क डेफिशिएंसी जो है उसको ओवरकम करना चाहिए। तो कुल मिला के हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। ब्रेस्ट फीड क्यों कराना है? एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई, और एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो हमारा मेन काम आता है वो आता है ओरोफेशियल फंक्शन। बच्चा जब सक करता है स्तन को तो उसकी बहुत सारी मसल्स काम करती है, उसकी न्यूरोलॉजी काम करती है, और उसका हेड एंड नेक जो है वो अच्छे से विकसित होता है, उसकी जुबान चलती है, उसका होठ अच्छे से चलता है। इन सब में जो है मसल्स स्ट्रेंथ गेन करती है, और यही मसल्स स्ट्रेंथ गेन करके जब बच्चे के दांत आते हैं तो उनको सेल्फ क्लिनजिंग नेचुरल सपोर्ट देती है ना। जब मैं बात भी कर रहा हूँ तो मेरी मसल्स चल रही हैं। जैसे जो मवेशी हैं वो भोजन फिनिश करने के बाद, अपना चारा खाने के बाद जुगाली करते हैं या जुबान से अपने
पूरे मुंह को या दांत के आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे एक ऊँट का एग्जाम्पल अपन को याद आता है, जिराफ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से वो नेचुरल क्लिनजिंग इन बच्चों में नहीं हो पाती है। और यहाँ पे जो बच्चे के साथ, कार्तिक के साथ प्रॉब्लम रही वो रही टंग टाई। इनको एंटीरियर टंग टाई है, वो भी ग्रेड 1, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही बंधी हुई है। तो जुबान हिलने की कोई जगह ही नहीं है, जुबान सिर्फ आगे पीछे जा सकती है, वो भी एंटीरियर टंग टाई में रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो साइड में तो जा ही नहीं रही है, ना आगे पीछे जा पा रही है। तो अब इस कंडीशन में जब बच्चा स्तनपान के लिए आता है माता के पास, तो स्तन को, निप्पल को खींच ही नहीं पाता है अंदर तक, क्योंकि जुबान बाहर चाहिए लेना, वो जुबान नहीं ले पाता है। तो स्तन निप्पल जो अंदर नहीं फॉर्म होती है और बच्चा थक जाता है ना। वो कोशिश करता है लेकिन मिल्क एक्सप्रेस नहीं होता है, तो वो कोशिश करता है, हर सक में उसको ना मिल्क मिलता है और वो थकता जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा जो अभी जन्मा है, अगर उसको इसमें इतनी ताकत लगेगी तो वो क्या करेगा, रोएगा, डिस्ट्रेस होगा, फिर भूखा रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑल्टरनेट फीडिंग टेक्निक्स देते हैं, जैसे कि चम्मच से दिया। पर मेरा फिर भी कहना यही है कि माता उसको एक्सप्रेस करके मिल्क दे, है ना। स्तन को दबा के मिल्क निकाल सकते हैं, पंप्स भी आते हैं, या किसी और माता बहना से भी अपन दूध ले सकते हैं। तो एटलीस्ट उसको ये पहला मिल्क मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो हमें देना चाहिए चम्मच की मदद से या पैलेडी की मदद से। एक छोटी सी कटोरी आती है जो साउथ इंडिया में यूज होती है, दिए जैसी, तो उसकी मदद से भी हम दे सकते हैं। पर बॉटल फीडिंग कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक कोई फिजियोलॉजिकल तरीका नहीं है। बच्चा सीख नहीं पाता है कि कैसे सक्शन करना है, तो ये चीज वहां पे सही नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। स्पेशल कंसिडरेशन, जब कुछ भी विकल्प ना हो तो उसके बारे में सोचना चाहिए। तो वहां दिक्कत आई। तो हम अब पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक से ये कर रहे हैं कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग को बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सीधी चीज हमारी कैविटी पे जुड़ी हुई है। देखिए, एक डेंटिस्ट इतनी सारी बातें क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि रिस्क फैक्टर्स पता चल रहे हैं। कैविटीज बच्चों में, छोटे बच्चों में क्यों हो रही है, 1 साल के 1.5 साल के बच्चों में क्यों हो रही है, उनके बहुत सारे कारण हैं। ऑलमोस्ट 125-23 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से कैविटीज हो रही हैं। तो उनको हम जितना जल्दी पकड़ लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब होना क्या चाहिए था कार्तिक का, डिलीवरी के बाद तुरंत एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है। एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट उसकी टंग को देखता, टंग को रिलीज करते, ब्रेस्ट फीडिंग को हम कंटिन्यू कराते, उसको वापस चालू कराते, तो बच्चा फीड करता, उसकी इम्यूनिटी बनती, उसको ऊपर से बॉटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको शक्कर मिलाने की जरूरत पड़ती, ना आपको तरह तरीके का दूध इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती, ना बच्चा भूखा रहता। तो उसकी सारी चीजें वेल मेंटेन होती हैं। पर जब कॉम्प्रोमाइज कंडीशन होती है तो बच्चा भूखा भी रहता है, चिड़चिड़ा भी रहता है, उसका स्वास्थ्य भी डाउन रहता है, उसको 10 तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती है बाहर से, जिनकी वजह से भी कैविटीज होती है। माता पिता भी परेशान रहते हैं और हर चीज़ डिस्टर्ब रहती है। तो हाइजीन पे ध्यान नहीं जाता है, बच्चे की न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये सेकेंडरी बनती जाती है। उससे पहले बच्चे की और ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, जिन पे पूरे परिवार का या एक फिजिशियन का फोकस रहता है। अब दूसरा एक सवाल जो हमने चर्चा में लिया कि 6 महीने से साल भर तो इसने अच्छे से खाया, उसके बाद खाना कम कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही दांत आए थे और उसने बॉटल फीडिंग की जो इसकी चालू थी, और बॉटल फीडिंग भी फीडिंग एट स्लीप टाइम, फीस्ट बोलते हैं हम इसको, इसके ऊपर एक वीडियो भी बहुत पहले बनाया हमने। अब क्या होता है, जब बच्चा नींद में जाता है तो हमारा सलाइवेशन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, ये मुंह खोल के सोता है। तीसरा, ये औंधा सोता है पुट्ठे ऊपर करके। तो ये सारी चीजें बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं जो हर पेरेंट्स को अपने छोटे बच्चों में देखनी चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हमसे लेनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। तो जब ये इस तरह से सोता है तो लार एक तो बाहर गिरती है, तो मुंह पहले ही ड्राई होता है, मुंह खुला रहता है तो और ड्राई होता है, प्लस बॉटल फीड कर रहे हैं, मतलब हम कंटिन्यूअस दांत को सड़न वाली जो करने वाले कीटाणु हैं उनको भी हम एक पदार्थ दे रहे हैं जिसको वो यूज करके एसिड बना के दांत को गलाए। तो अब रात में क्या होता है, सलाइवा भी कम बहता है तो सेल्फ क्लिनजिंग नहीं होती है, टंग टाई है तो जबान भी नहीं चल रही है, लिप इवर्टेड है, लिप टाई भी है उसे, तो भी होठ जो खुले रहते हैं और लिप ड्राई भी है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के दांत को उस स्थिति में ला देती हैं जिसमें कि उसका सड़ना तय है। अब सड़न धीरे धीरे बढ़ती है एक लिमिट के बाद, जब बच्चे को डेंटिनल टिब्यूल्स जो हैं, जिसको डेंटिनल कैविटीज बोलते हैं, तो वो जब हो जाती हैं तो छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं जिनको डेंटिनल टिब्यूल्स बोलते हैं, वो दांत के ऊपर खुल जाते हैं। और फिर जब भी बच्चा कुछ कड़क, नरम, तीखा या कुछ भी ऐसा खाने की कोशिश करता है, उसको वो चीज़
तकलीफ देती है, बच्चा उससे किनारा करता है। वो बोल तो सकता नहीं आपको कि मुझे ये नहीं खाना, मेरे दांत में दर्द है, लेकिन वो क्या बोलेगा, नहीं खाना। फिर आप क्या करेंगे, आप फिर वापस मिल्क पे आ जाएंगे, भैया चलो मिल्क ये पी रहा है तो इसको दिन भर 24 घंटे मिल्क पे। और यही कार्तिक के साथ भी है, वो दिन भर दूध ही पीता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके नीचे के दांत आगे के भी सारे कैविटीज में हो गए हैं, क्योंकि टंग बाहर तो आ नहीं रही है, वो क्लीन नहीं कर पाती। तो एंटीरियर टंग टाई से हमें नीचे के आगे के दांतों को भी कैविटीज देखने को मिलती है। तो ये जो है पूरा जो प्रेजेंटेशन है, ये एक बहुत ही डिफरेंट लुक देता है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज को। देखिए अभी तो इसका क्लासिफिकेशन भी बदल दिया है। पहले कहा जाता था कि 6 साल या उससे छोटे बच्चों में कैविटीज हैं तो अर्ली चाइल्डहुड कैविटीज कहेंगे, बट कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो इस चीज को बोल रहे हैं कि हमें 3 साल का एक टाइम जोन लेना चाहिए, कि 3 साल से अगर छोटा बच्चा है और उसको कैविटीज हो रही हैं तो उसे अर्ली चाइल्डहुड कैरीज बोलना चाहिए। और 3 साल से 12 साल के जो बच्चे अगर कैविटीज हो रही है तो उनको लेट चाइल्डहुड कैरीज बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों के होने और दोनों के प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। छोटे बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कार्तिक को हो रही है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा अभी कर चुके हैं। इसके बाद जो बड़े बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है, जो 4, 5, 6 साल की उम्र में आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम होने का कारण पोस्टीरियर कॉन्टैक्ट से, पीछे के दांतों के बीच की जो गैप है वो खत्म हो जाना, या उनके बीच में खाना फंस जाना, या कैविटीज जो है वो जो बाहर बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां से उनको इनोकुलेशन बैक्टीरिया का या सलाइवा शेयर से, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बदल जाते हैं उसमें। तो इसको इतनी बारीकी से हम लोग ले रहे हैं, और इन सब का एक ही करने का उद्देश्य है कि बच्चों को हम जल्दी से जल्दी स्क्रीन करें, उनके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, पेरेंट्स को बताएं कि ये प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम होती है, उसे तुरंत बंद करें, रिहेबिलिटेट करें और बच्चे की दांतों को बचाएं, क्योंकि ये दांत जो है अपने पक्के दांतों को फाउंडेशन देंगे। ये दांत का काम जो है स्पेस मेंटेन करना, जॉज की ग्रोथ बनाना, न्यूट्रिशन लेना, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है इसको, है ना। तो ये बहुत कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि जिन बच्चों को कैविटीज हो रही हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है। तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाला केस है। मुझे बड़ा इसके तो पूरे दांत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस केस को डिस्कस करते हुए, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी लेते हुए, जैसा कि आपसे भी मैंने सहमति ली कि अपन इस चीज को रिकॉर्ड करके कम से कम उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज तो दें सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन बच्चों को इन तकलीफ में हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये स्थिति इसकी बिगड़ती ही बिगड़ती है। तो ये सारी बातें हैं। और एक बात और आई थी कि ब्रशिंग नहीं कराना, है ना। जब इतनी जल्दी दांतों की सड़न बढ़ती है तो ब्रशिंग कराने में भी हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा क्यों नहीं करा रहा है। अच्छा, कराने पे जब देखते हैं तो मसूड़ों में ब्लीडिंग हो जाती है, बच्चों के जो ओपन छिद्र हैं जिसको डेंटल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं अपन, उसमें झंझनाहट होती है तो बच्चे नहीं कराते हैं। अच्छा, बच्चे पहले तो सीधे बैठते नहीं हैं तो उनके ब्रशिंग कराने की टेक्निक डिफरेंट होती है, वो भी हम सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक यंग पेरेंट को चाहिए कि बच्चा, जैसे हमने एक कोई नई चीज घर पे लाते हैं, कोई वाहन ही लाते हैं, तो उसके साथ बड़ी गाइडलाइंस होती है कि यार इतना किलोमीटर पे जाके ये करना है, उतना किलोमीटर पे जाके ये करना है। तो हमें अपने बच्चे के, मेरे हिसाब से पहले 2 साल में सारी चीज़ों पे अपने को ध्यान देना चाहिए। उसमें डेंटल भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। मेरी अपील है सारे पीडियाट्रिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से कि वो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग को प्रमोट करें, उसके बारे में बात करें, पेरेंट्स को एक ऑप्शन दें ताकि वो कनेक्ट हो पाए। गायनेकोलॉजिस्ट को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उनको कनेक्ट करें, ओरल हाइजीन के बारे में सेशन। देखिए आज योगा भी सिखाया जा रहा है प्रेगनेंसी में, आहार के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट भी बात कर रहे हैं, नेचुरल बर्थ एजुकेटर भी हैं। तो ये सारे काम गायनेकोलॉजिस्ट तो नहीं कर रहे हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ कर रहा है। वो एक गर्भिणी के आसपास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, जिसमें एक योगा सिखाने वाला भी है। तो एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का भी स्कोप बनता है वहाँ पे कि गर्भिणी को एक तो चेकअप करें, उसके अंदर कैविटीज हैं तो उनके बारे में बात करें, और नहीं तो उनको कम से कम एक पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक से जोड़ें ताकि बच्चा जैसे डिलीवर होगा वैसे ही वो कनेक्ट हो पाए। फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, नवजात बच्चों को कई बार क्या कहते हैं अपने ये दांत उग जाते हैं, है ना, उस वजह से भी बच्चा नहीं बाहर जुबान कर पाता है, फीड नहीं कर पाता है। तो एक लैक्टेशन सपोर्ट के साथ एक लैक्टेशन कंसल्टेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी, उससे ये चीज़ क्लियर हुई कि कार्तिक को ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे हुई इतनी बारीकी से। अब मेरा आखिरी सवाल बस ये है कि इतनी सारी जो मैंने बातें आपको समझाई, उसका अभी समाज में क्या समझ है, जो आम जनता है
वो इन चीज़ों को कैसे लेती है? इनको तो, छोटे बच्चों को तो कभी सोच ही नहीं सकते कि इतने जल्दी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे मम्मी ने ही सुना, तो उन्होंने बोला कि अभी से इतने छोटे बच्चों को तो नहीं हो सकता है सडन। और इसका तो 2 या 3 दांत आए थे, तब से ही मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा था मुझे कि दांत खिल रहा है, कि हल्का हल्का येलो येलो हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम इसको स्टार्ट हो गई थी। पर बड़ों से अपन बोलो तो कहते हैं नहीं, इसको कुछ और प्रॉब्लम है, तो होता रहता है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। नजरअंदाज कई बार 2 चीजें हैं, एक तो नजरअंदाजी भी है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी हाल फिलहाल में बहुत देखने में आ रही, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे खान पीन और रहन सहन से बहुत है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है। देखिए, माता का नॉर्मल डिलीवरी ना कर पाना, उससे पहले अगर थोड़ा चले अपन, तो आज माता बहनों को इतनी प्रॉब्लम है कि वो सही से नॉर्मल गर्भधारण भी नहीं कर पा रही है। परेशान है कपल्स जो बच्चों के लिए तक इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। तो वहाँ से हम समझते हैं कि बच्चे के लिए डिफिकल्टी शुरू हो रही है। फिर अपन क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, फॉलिक एसिड, दुनिया भर की चीज़ें इतनी हैं जो अपन जोड़ते रहते हैं। उस वजह से बच्चा कंसीव होता है, उसके बाद जो समस्या आती है जैसे कि कम वजन का होना, जल्दी हो जाना, और तकलीफें भी जुड़ी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ती जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने हमारे लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो नई जनरेशन में अब दिख रहा है। उसमें सीधा सीधा हमारी कैविटीज़ और मुंह के आसपास का स्ट्रक्चर भी है, जिसको अपर एयरवेज भी बोलते हैं, ओरोफेशियल क्रेनियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम लोग। तो ये भी कहीं अछूती नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, छोटे छोटे बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, हेडेक है, चश्मा है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी बच्चों में आ जाती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब बच्चों में दिख रही हैं, उसका सीधा सीधा रहन सहन। तो अब क्या है, पुरानी जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है, क्योंकि उनके ज़माने में तो ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो कई बार ऐसा दिखता है कि ये एक तरीके से डॉक्टरों का चोचला है, वो आपको इंगेज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे सामने दिख रही है। हमें दिख रहा है कि बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं। तो हमें बस ये चाहिए कि उस बारे में जानकारी बढ़ाएं, है ना। जानकारी आप किसी भी माध्यम से बढ़ाएं, बहुत सारे मीडियाज़ हैं आजकल, उनसे आप जाएं, समझे, करें। तो जो यंग पेरेंट्स हैं उनके सामने डिफ़िकल्टी 2 आती है। एक तो वो अपने बड़ों को नहीं समझा पाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है और ये शायद लॉजिकली कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा ये कि जो प्रैक्टिशनर है, जनरल प्रैक्टिशनर स्पेशली है, जब भी कोई पेरेंट जाता है, तो मेरे साथ जो देखने में आ रहा है कि बच्चे के पेरेंट्स 2 या 3 या 4 डेंटिस्ट को दिखाने के बाद यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये भी बड़ा दुखद एक्सपीरियंस है कि उनको चैनलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चैनलाइज करने के लिए भी कहीं ना कहीं जो बैरियर्स हैं, कहीं ना कहीं कमी है, जो कि इन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रही। तो उससे भी ऊपर आने के लिए भी कोशिश सभी ने करनी चाहिए। यंग पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन चीज़ों के बारे में गूगल पे या अपने माध्यम से सर्च करें, पढ़ें। बहुत सारा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है, स्पेशली कोविड के बाद तो काफ़ी मटेरियल अपलोड हुआ है। तो उन पे सबको देखना है, समझना है। पेरेंट्स को अपने को जल्दी जगाना है और इन चीज़ों से बच्चों को जल्दी से जल्दी बचाना है। अब बचाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिपेयर वर्क तो खूब चल रहा है। दांत सड़ा है, डॉक्टर के पास आएंगे, डेंटिस्ट घिसेगा दांतों को, बच्चे को पकड़ेगा, बेहोश करेगा, दुनिया भर के सारे काम करेगा, आपको दांत ठीक करके दे देगा। लेकिन मज़ा तब आएगा जब ये प्रॉब्लम्स को हम पहले से ही डायग्नोज करें और उनको होने ना दें। होना स्टार्ट हो गई तो वहीं रोकें और वहाँ से ही इसको मिनिमली इन्वेजिव तरीके से सुधार कर लें। तो इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम लोग फर्स्ट 1000 डे प्रोग्राम के साथ आए हैं। इस हैशटैग को भी इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप चैनल्स पे, और इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। जाओ ना, ठीक है। तो मैम, इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों, अब देखो कितनी सारी चर्चा हुई है ना। अब एक जयंत की भी बात अपन कर लेते हैं मैडम। जयंत का भी जो पहले